बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ नज़्म। नज़्म और उस पर मबनी सवालात। नज़्म शायरी की एक सिन्फ है। छोटी जमातों से लेकर आज तक आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ नज़में पढ़ी हैं। कुछ नज़में तो आपको याद भी होंगी। आखिर नज़्म कहते किसे हैं? नज़्म के क्या मानी हैं? कोई भी लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो होते हैं उस लफ्ज़ के लुग़वी मानी यानी असल मानी। लुग़वी का मतलब है लुग़त से मंसूब। तो किसी भी लफ्ज़ के लुग़वी मानी होते हैं और आम ज़बान में उसका इस्तेमाल कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि नज़्म के लुग़वी मानी क्या हैं। नज़्म के लुग़वी मानी मोती पिरोने के हैं। तो नज़्म के असल मानी है मोती पिरोना। नज़्म के लुग़वी मानी से आप वाकिफ हो गए हैं। इस्तिलाह आम में नज़्म किसे कहते हैं? इस्तिलाह आम में किसी चीज़ की तंजीम, आराइश या तरतीब देने को नज़्म कहते हैं। आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि किसी प्रोग्राम में लोगों ने नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया या तलबा ने नज़्म व ज़ब्त के साथ अपना प्रोग्राम पेश किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लोग कतार में एक मखसूस फासले पर तरतीब में खड़े हैं। यहाँ खेल के मैदान में तलबा नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये है एक हॉल जहाँ किसी तकरीब के लिए एक मखसूस अंदाज में आप देख सकते हैं आराइश है। कुर्सियों की तरतीब आप देख सकते हैं। किसी तकरीब से वापस आने के बाद हम अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ नज़्म बहुत अच्छा था। ये क्लासरूम, यहाँ आप देख सकते हैं नशिस्तों की तरतीब। ये है लाइब्रेरी, यहाँ का नज़्म आप देख सकते हैं। ये भी देख रहे हैं एक लाइब्रेरी का मंजर, किताबों की तरतीब।
طلبہ کے بیٹھنے کا انتظام۔ تو اصطلاح عام میں کسی چیز کی تنظیم، آرائش یا ترتیب دینے کو نظم کہتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے شاعری کی ایک صنف، نظم۔ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو۔ تو نظم میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نظم میں بیان کی جائے اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ دعا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی ایجادات، قدرتی مناظر اور سیاسی و سماجی موضوعات پر بھی نظمیں لکھی جاتی ہیں۔ 7ویں جماعت میں آپ علم کے موضوع پر فانی بدایونی کی لکھی نظم علم پڑھ چکے ہیں۔ احسان دانش کی لکھی نظم کسان کا آپ نے مطالعہ کیا، جس میں کسان کی حالت زار بیان کی گئی ہے۔ اس سال 8ویں جماعت میں آپ کی درسی کتاب میں حصہ نظم میں مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی نظمیں موجود ہیں۔ ان میں حمد کے بعد، پھول کی فریاد، ماں، نغمہ وطن وغیرہ شامل ہیں۔ تو نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ نظم ایک موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نظم پیاری ماں، اس میں ماں کی محبت، ماں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ترانہ ہندی کو لیجئے، اس میں ہندوستان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو۔ نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے جس کا ارتقاء نظم کے آخر تک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ امتحان کے پرچے میں ایک نظم پر دیے ہوئے سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ زباندانی کے سوال میں ایک چھوٹی سی نظم یا بڑی نظم کا ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ ہر سوال کے نیچے چند متبادل جوابات دیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب کر کے جوابی پرچے میں درج کرنا ہوتا ہے۔ ہر سوال کے صحیح جواب لکھنے پر
2 नंबर मिलते हैं। इस किस्म के सवाल की तैयारी के लिए आपको अपनी और दिगर जमातों की दरसी कुतुब और रिसालों में दी हुई नज़मों का मुताला करना चाहिए। नज़मों की ज़बान समझने की मश्क करना चाहिए। नज़्म और उस पर मबनी सवालात हल करते वक्त दर्ज झैल बातों को पेश नज़र रखें। पिछले सेशंस में हमने जुज़ नंबर 1 के ज़ैली जुज़ इबारत और इबारत पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की और आपने देखा कि सवालात के जवाबात इबारत में मौजूद होते हैं। इबारत को बगौर पढ़कर समझकर सवालात के जवाबात देने होते हैं। इबारत को समझना कदरे आसान है। नज़्म को समझना और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने के लिए आपको मश्क की ज़रूरत है। नज़्मों की ज़बान समझने की मश्क। चंद हिदायत पर अमल करके आप पर्चे में इस हिस्से पर मबनी सवालात के जवाबात बआसानी दे सकेंगे। आइए देखते हैं वो हिदायत कौन सी हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले नज़्म को बगौर पढ़ें। नज़्म को आपको ध्यान से पढ़ना है। नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें कि शायर नज़्म में क्या कहना चाहता है, नज़्म का मौजू क्या है। तो नज़्म को बगौर पढ़ें, नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें। नज़्म में आए हुए अल्फाज पर बारीक बीनी से तवज्जो दें। ये निकात बहुत अहम हैं, इन्हें आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नज़्म को तवज्जो के साथ पढ़कर मतलब को समझें। नज़्म का उन्वान, वाक़या और बयान को ज़हन नशीन करें। नज़्म में आने वाले अहम अल्फाज पर तवज्जो दें। ये नुक्ता बहुत अहम है। नज़्म पढ़ने के बाद सवाल पढ़ें और मुतबादिल में से सही जवाब तलाश करें। कुछ तलबा क्या करते हैं, पूरी नज़्म नहीं पढ़ते और पहले ही सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दबाजी में गलत जवाब का इंतखाब करते हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आप तवज्जो के साथ नज़्म को पढ़ें, उसके मतलब को समझें, जो वाक़या बयान किया गया है उसे ज़हन नशीन करें। नज़्म पढ़ने के बाद सवाल पढ़ें और मुतबादिल में से सही जवाब तलाश करें। सवाल में अगर कोई नया लफ्ज़ आए तो फ़ौरन नज़्म की मुताल्लिक़ा सतर पर नज़र दौड़ाएं और जवाब तलाश करें। सवाल में अगर कोई नया लफ्ज़ आता है तो आपको परेशान होने की या खौफज़दा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन नज़्म की मुताल्लिक़ा सत्र पर नज़र दौड़ाएं तो यकीनन उस लफ्ज़ का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा और जवाब तलाश करें। नज़्म को समझने के लिए ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत ज़रूरी है। किसी भी ज़बान को रवानी से इस्तेमाल करने के लिए उस ज़बान के ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूर होना ज़रूरी है। ज़ख़ीरे अल्फाज यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा, वोकैबलरी, ताकि मुख्तलिफ ख़यालात और जज्बात की अक्कासी के लिए आप
صحیح لفظ کا استعمال کر سکیں۔ یہاں نظم کو سمجھنے کے لیے بھی ذخیرہ الفاظ پر عبوریت ضروری ہے کہ شاعر آخر نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں۔ اگر متبادل جوابات میں سے پہلا ہی جواب صحیح معلوم ہوتا ہو تو اسے لکھنے میں جلدی نہ کریں۔ تمام متبادلات پر غور کریں اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجیے۔ نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا اقتباس پر 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی طرح نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کے سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ نظم نمبر 1 اور اس پر مبنی سوالات۔ بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، دل کو دکھی بھائیوں کی یاد دلاؤ، کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار، زندگی سے ہے جن کا دل بیزار، ایک ڈالی کے سب ہیں برگو ثمر، ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر، تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو۔ بہت پیاری نظم جس میں ہم وطنوں کو اہل وطن کے دوست بننے کی تلقین کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم چند الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم میں شاعر ہم وطنوں سے مخاطب ہے۔ ہم وطن، اس میں ہم کا لفظ جو ہے وہ کسی کام میں شرکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم جماعت، ہم درد، ہم جولی، ہم راہ، اسی طرح ہم وطن یعنی ایک ملک کے۔ تو ہم وطنوں مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اپنے وطن کے لوگوں سے مخاطب ہیں ہم وطنوں کہہ کر۔ مثلاً یہ امریکہ کے رہنے والے، چین کے رہنے والے، یہ سب ہم وطن ہیں۔ اسی طرح یہ بھارت کے رہنے والے ہم وطن ہیں۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے اہل وطن۔ اہل کا مطلب ہے لوگ، اور وطن تو آپ جانتے ہی ہیں ملک، تو اہل وطن، وطن کے لوگ۔ ایک لفظ آیا ہے نادار۔ نادار یعنی غریب، محتاج۔ میں شاعر کہتے ہیں ایک ہی ڈالی کے ہیں سب برگ و ثمر، برگ یعنی پتا اور ثمر یعنی پھل، میوہ۔ تو کیا مطلب اس کا؟ ایک ہی ڈالی کے ہیں سب برگ و ثمر، جس طرح ایک درخت کی شاخوں پر ایک ہی قسم کے پتے ہوتے ہیں، ایک درخت پر
एक ही किस्म के फल लगते हैं, उसी तरह भारत के रहने वाले सब हिंदुस्तानी हैं। आँख की पुतलियाँ कितनी अहमियत रखती हैं और ये बहुत नाजुक होती हैं। कुदरत ने भी इनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर रखा है। तो बहुत अहमियत रखने वाली शय के तौर पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। नज़्म में शायर हम वतनों से मुखातिब हैं और कह रहे हैं, बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। जब कोई जिंदगी का लुत्फ उठाओ, दिल को दुखी भाइयों की याद दिलाओ। कितने भाई तुम्हारे हैं नादार, जिंदगी से है जिनका दिल बेजार। एक डाली के सब हैं बरगो समर, है कोई इनमें खुश्क और कोई तर। खुश्क और तर यानी कोई अमीर है कोई गरीब है, मगर सब एक ही डाली के बरगो समर हैं, सब एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। तो जब जिंदगी का कोई लुत्फ तुम उठाओ तो अपने दुखी भाइयों को भी याद करो। वो लोग जो नादार हैं, जिंदगी से जिनका दिल बेजार हो चुका है। तुम अगर हाथ पांव रखते हो, लंगड़े लूलों को कुछ सहारा दो। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हम वतन को समझो गैर। सबको मीठी निगाह से देखो, मीठी निगाह यानी मोहब्बत की निगाह से देखो। सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। तो मुल्क की खैर व भलाई इसी में है कि अपने हम वतनों को गैर ना समझो, सबको मोहब्बत की निगाह से देखो। और जो दुखी हैं, नादार हैं, जिनका दिल जिंदगी से बेजार है, उनके काम आओ, उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो, उन्हें कुछ सहारा दो। इसी में मुल्क की खैर है। पहला सवाल है, शायर अपने हमवतनों को किस बात की नसीहत करता है? मुतवादिल हैं। नंबर 1 उनके साथ साथ चलने की, नंबर 2 उनके दुख दर्द में शरीक होने की, नंबर 3 उनसे मीठी मीठी बातें करने की, या नंबर 4 उनका दिल रखने की। तो नज़्म में हमवतनों को नसीहत की गई है। पहले शायर कहते हैं, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। फिर दिल को दुखी भाइयों की याद दिलाओ, लंगड़े लूलों को कुछ सहारा दो। तो नज़्म में शायर क्या नसीहत कर रहे हैं? शायर अपने हमवतनों को किस बात की नसीहत करता है? उनके दुख दर्द में शरीक होने की। तो जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। मुतबादिल नंबर 2 पर सही जवाब दिया हुआ है। दूसरा सवाल है, जिंदगी से किन लोगों का दिल बेजार है? ये तो बहुत ही आसान है। मुतबादिल देखते हैं। नंबर 1 अमीरों का, नंबर 2 फकीरों का, नंबर 3 नादारों का, या नंबर 4 नाकारों का। इस सवाल का जवाब नज़्म के इस शेर में मौजूद है। कितने भाई तुम्हारे हैं नादार,
जिंदगी से है जिनका दिल बेजार। तो जिंदगी से किन लोगों का दिल बेजार है? नादारों का। जिंदगी से किन लोगों का दिल बेजार है? मुतबादिल नंबर 3 पर इसका सही जवाब है नादारों का। जिंदगी से नादारों का दिल बेजार है। तो हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। किस रंग के कलम से? नीले या सियाह रंग के कलम से। पेंसिल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना। तीसरा सवाल है, नज्म में खुश्क व तर से क्या मुराद ली गई है? मुतबादिल नंबर 1 बरगो समर, नंबर 2 आंखों की पुतलियां, नंबर 3 अमीरो गरीब, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नज्म में इस शेर को पढ़ें। एक डाली के सब हैं बरगो समर, है कोई इनमें खुश्क और कोई तर। तो यहाँ खुश्क और तर से क्या मुराद है? अमीर और गरीब। कोई अमीर है तो तर यानी अमीर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और खुश्क गरीब के लिए। नज्म में खुश्क व तर से क्या मुराद ली गई है? मुतबादिल नंबर 3 अमीरो गरीब। तो हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। वैसे तो पर्चे में नज्म पर मबनी 3 सवालात होंगे, लेकिन यहाँ चूंकि हम मश्क कर रहे हैं इसलिए ज्यादा सवालात मश्क के लिए रखे गए हैं। तो सवाल नंबर 4 है, लंगड़े लोगों के लफ्ज का मुतबादिल क्या है? नंबर 1 मजबूर, नंबर 2 माजूर, नंबर 3 मगरूर, या नंबर 4 महजूर। तो लंगड़े लोगों के लिए और दूसरा लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होता है? मजबूर, माजूर, मगरूर या महजूर। यहां नज्म में आप देखें, शायर कहते हैं लंगड़े लूलों को कुछ सहारा दो। लंगड़े जो पैर से माजूर हैं और लूले यानी जिसके हाथ ना हो। यहां पर लंगड़े लूलों के लिए नज्म में कोई और मुतबादिल इस्तेमाल नहीं हुआ है, मगर आप जानते हैं लंगड़े लूले जो हैं वो माजूर होते हैं। ऐसी सूरत में आपको अपने ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद लेनी है। लंगड़े लोगों के लफ्ज का मुतबादिल क्या है? मजबूर, माजूर, मगरूर या महजूर। इसमें लफ्ज महजूर आपके लिए नया है। महजूर का मतलब होता है छोड़ा गया, फिराक ज़दा। तो लंगड़े लोगों के लफ्ज का मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 2 माजूर। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 5 है, इस नज्म में शायर किस से मुखातिब है? मुतबादिल हैं नंबर 1 अपने भाइयों से, नंबर 2 शहर वालों से, नंबर 3 अपने हमवतनों से, या नंबर 4 लंगड़े लोगों से। नज्म में बिल्कुल शुरुआत में ही शायर मुखातिब हैं, बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों। तो शायर हम वतनों से मुखातिब हैं।
اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ متبادل نمبر 3 پر اس کا صحیح جواب ہے ہم وطنوں سے۔ تو جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ آج کے سیشن میں ہم نے نظم کے معنی سمجھے۔ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو۔ مشق کے طور پر ایک نظم پر مبنی سوالات کے جوابات دیے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم پری سیکنڈری اسکالرشپ کے امتحانی پرچوں میں جن نظموں کو شامل کیا گیا ہے اور ان پر جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات دینے کی مشق کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔